हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं जय सिंह पटेल जी दे ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी बात पिछले अध्याय में राष्ट्रपति पर हो रही थी। आज भी उस दिन हम पार्ट 1 लेकर आए थे, आज पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने बताया था राष्ट्रपति पद की योग्यता तथा उसके निर्वाचक मंडल में हमने बात किया था कि अनुच्छेद 58 के तहत अनुच्छेद 58 में तो राष्ट्रपति पद की योग्यता है। उसके बाद अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल हमने बताया था। निर्वाचक मंडल के अंतर्गत कौन कौन लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जिसमें हमने बताया था कि संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जिसमें 545 में तो मनोनीत होते हुए भाग नहीं लेते हैं, बाकी 543 सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य भी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता हुआ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, बाकी 233 सदस्य जो थे वो भाग लेते हैं। उसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की बात आई थी, जिसमें मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेंगे, बाकी निर्वाचित सदस्य जितने होंगे भाग लेंगे। उस दिन एक चीज हमने नहीं बताया था कि क्या विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं कि इसका कारण है कि केवल कुछ ही राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, इससे हर राज्यों का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आज इसके आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है। उस दिन हमारी बात तो निर्वाचक मंडल पर हुई थी, आज हम निर्वाचन की विधि आइए देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन की प्रक्रिया, क्या तरीका है राष्ट्रपति के निर्वाचन का, किस प्रकार से वह चुने जाते हैं, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी है। तो निर्वाचन की 2 प्रक्रिया होती है। एक होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता। पहली प्रक्रिया निर्वाचन की, निर्वाचन की 2 प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया है अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अग्रता ही विजेता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है कि जो सबसे ज्यादा मत पा जाएगा वही विजेता हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रक्रिया लागू नहीं होती है। भारत के भारत के प्रधानमंत्री
या सांसद जो चुने जाते हैं, विधायक, और आ जाइए छोटे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत आदि के, नगर निगम आदि का जो चुनाव होता है वह अग्रताई विजेता फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के तरीके से किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव इससे नहीं, दूसरी वाली पद्धति से किया जाता है। उसका नाम है एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल बैलेट सिस्टम से कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल बैलेट सिस्टम। एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली क्या है? पहले तो यहाँ पर 3 बातें बताई गई, एकल संक्रमणी, आनुपातिक और गुप्त, 3 बातें हैं। इसका धीरे धीरे हम देखते हैं। एकल संक्रमणी क्या है? एकल संक्रमणी का मतलब न्यूनतम कोटा होता है। न्यूनतम कोटा कि किसी व्यक्ति को एक न्यूनतम जो है मूल्य प्राप्त करना होगा। एकल संक्रमणी मत के तहत एक सिस्टम होता है वरीयता क्रम में वोट देना, कि हायरार्की सिस्टम में जो है वोट दिया जाता है। इसे एकल संक्रमणी या हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी इसे कहा जाता है, ट्रांसफरेबल कहा गया है इंग्लिश में, कि हस्तांतरणीय, एकल संक्रमणी हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या है? कि प्रत्येक उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं उनको जो है, जो चुनाव में जो है वोट डालने जाएगा व्यक्ति, उसको वरीयता क्रम में वोट देना पड़ेगा कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से किसको आप ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, किनको उस पद के लिए ज़्यादा सुपर समझ रहे हैं, उसके बाद किसको, फिर उसके बाद किसको। इस सिस्टम में जो है उस नाम के आगे 1, 2, 3, 4 लिखा जाता है। जितने उम्मीदवार रहेंगे उतनी संख्या में जो है वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, जिसे एकल संक्रमणी जो है मत प्रणाली कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति, जितने लोग चुनाव में खड़े हैं, अगर वह एक न्यूनतम कोटा से कम, निम्नतम जो मानक है उससे कम वोट पाते हैं तो उनके मत को जो है दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दूसरे वरीयता वाले क्रम में जो है, अगर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर है उनमें जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी आधार पर लास्ट तक एक गणना चलती है कि उसको जो है मानक के अनुसार न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा का सूत्र होता है, न्यूनतम कोटा बराबर कुल पड़े वैध मतों की संख्या बटे 2 + 1। न्यूनतम कोटा का सूत्र होता है कि 50% प्लस आधे से अधिक वोट मिलना चाहिए न्यूनतम कोटा के तहत उस व्यक्ति के एकल संक्रमण। अगर उससे कम है तो उसके जो दूसरे वाली वरीयता का है, तीसरे वाली वरीयता का है, उसके मत को जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लास्ट तक जो है गणना होती है जब तक कि न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। आनुपातिक क्या है कि न्यूनतम कोटा के तहत उसको 50% प्लस वोट मिलना चाहिए, एक अनुपात में वोट मिलना चाहिए, ना कि सबसे ज़्यादा वोट, क्योंकि वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। संपूर्ण भारत की जनसंख्या के आधार पर उसको देखा जा रहा है कि आधे से अधिक
उसकी जो मत की मूल्य है आधे से अधिक होना चाहिए और आधा से अधिक उसका वोट होना चाहिए। और गुप्त क्या है कि जो भी वोटर होगा, वोट देने वाला, वह अपने मत को जो है गुप्त रूप से जो है वोट डालेगा, न कि किसी को दिखाकर। यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा न करके अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, एकल संक्रमणी अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणी मत प्रणाली को हेयर मत प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसके जन्मदाता एकल संक्रमणी मत पद्धति के जन्मदाता कौन है? हेयर महोदय है, इसलिए इसे हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। बाद में इसमें कुछ संशोधन किए डूप ने, इसलिए इसे डूप प्रणाली भी कहा जाता है। इसे हेयर प्रणाली या डूप प्रणाली भी कहा जाता है। इसकी एकल संक्रमण मत प्रणाली के 2-3 नाम हैं, हेयर प्रणाली और डूप प्रणाली भी इसे कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि मतदान के बाद उम्मीदवार कैसे बनाए जाएंगे राष्ट्रपति के, कितने प्रस्तावक होंगे, प्रपोज करने वाले, उसको प्रपोजक कौन कौन होंगे और उसके प्रस्तावक कितने लोग होंगे। ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी जो वोट डालने वाले हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या कि जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना चाहता है उसके लिए भारत में भाई माननीय पद है राष्ट्रपति का, कुछ लोग जानते हैं नहीं कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है, इसके नाम को जो है 50 लोग प्रस्ताव करेंगे और 50 लोग उसका अनुमोदन करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। हाँ, इतना ये 50-50 100 हो गए। किसी नाम की अगर राष्ट्रपति के नाम का 100 लोग 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होंगे, ये उम्मीदवार इतने होने चाहिए। ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक जो है दूसरे कैंडिडेट के लिए नहीं जा सकते। एक बार अगर किसी उम्मीदवार को कर दिए तो दूसरे उम्मीदवार के लिए नहीं जा सकते। दूसरे उम्मीदवार के लिए दूसरे लोगों को 50 प्रस्ताव का 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक दूसरे उम्मीदवार के लिए नहीं जाएंगे, उसके नाम में शामिल नहीं होंगे। केवल एक ही व्यक्ति का के लिए लोग कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का नहीं। कहने का मतलब अगर 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं तो जो निर्वाचक कौन होगा ये भी जानना आवश्यक है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले होंगे वही प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं। कहने का मतलब कि संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत। और हम आप जो सामान्य जनता है ये प्रस्ताव का अनुमोदक नहीं हो सकते, क्योंकि ये को वोट डालने का अधिकार नहीं है, इनके प्रतिनिधियों को वोट डालने का अधिकार होता है। अब आइए जमानत की राशि, इसमें कितना 15,000 रुपये 15,000 रुपये जमानत की राशि उनकी निश्चित की गई। कहने का मतलब कि इनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। और अगर कोई उम्मीदवार कुल पड़े वैध मतों का 1/6% से कम वोट पाता है, 1/6
कुल पड़े वैध मतों का 1/6% से कम अगर वोट पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है उस उम्मीदवार की। और जमानत राशि जब्त करने के बाद कहाँ किस खाते में जाती है, किसके पास जाती है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जमानत राशि जो है आरबीआई के खाते में, आरबीआई में जमा कर दी जाती है। और इसके बाद क्या होता है, अगर 1/6% से वोट ज्यादा पाते हैं तो उसकी जमानत की राशि जब्त नहीं की जाती है, बल्कि उनको दोबारा प्राप्त कर दी जाती है। आइए अब देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं जनगणना या मतों की गणना कैसे की जाती है। मतों की गणना करने के लिए जो है इसका भी सूत्र है। आइए देखते हैं कि गणना इसकी कैसे की जाएगी। हाँ, एक चीज याद रखिए, इनके मतों की गणना के लिए जो संख्या निर्धारित की जाती है वह 1971 की जनगणना के आधार पर जो है निर्धारित की जाती है। क्यों 1971 ही जो है निर्धारित किया है? जनगणना के उनकी मतों की गणना 1971 की जनगणना को ध्यान में रखकर किया जाता है। 1971 की जनगणना बताया गया कि यह 2026 तक यथावत बनी रहेगी। 2026 तक मतगणना जो है 1971 के आधार पर की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि 1971 एक मानक है। उसके बाद की जनसंख्या में दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो है वृद्धि दर जो है वह डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? उत्तर भारत में जनगणना मतलब जनसंख्या जो है वह ज़्यादा वृद्धि हुई है और दक्षिण भारत में कम वृद्धि हुई है। इस आधार पर अगर हम 2011 या 2091 लेते हैं तब उसमें जो है दिक्कतें आ जाती हैं। दक्षिण भारतीय कहेंगे कि हमने जो जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया और बढ़ावा उत्तर भारतीयों को दिया जा रहा है। ऐसे में जो है 1971 में संतुलन जो था जनगणना का, जनसंख्या का लगभग बराबर था, उसमें भिन्नता कम थी। इसलिए 1971 की जनसंख्या जनगणना का जो है आधार बनाया जाता है। इसके आधार पर एक विधायक के मतों का मूल्य निकाला जाता है। एक विधायक के एमएलए मतों का मूल्य, एक विधायक के मतों का मूल्य निकालने के लिए लिखा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक को कहा जाता है। अब एक विधायक का मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की, जिस राज्य का हम, जिस राज्य का वो विधायक है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। विधानसभा को निम्न सदस्य गुणे
1/1000 या इसे भाग 1000 भी कर सकते हैं, उसका उल्टा कर देंगे तो हो जाता है। अब एक विधायक के मत का मूल्य ऐसे निकाला जाता है उस राज्य की कुल जनसंख्या। जैसे मान लीजिए सपोज है उत्तर प्रदेश लेते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्य संख्या कितना है 403 में भाग दे देंगे, उसके बाद 1/1000 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा एक विधायक के मत का मूल्य आ जाता है। इस प्रकार से एक विधायक के मत के मूल्य से निकल जाने के बाद अब हमको पूरे प्रदेश की निकालना है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विधायक के या संपूर्ण विधायकों के मतों का मूल्य जानना हो, तब हम एक विधायक के मत के मूल्य में उतने से गुणा कर दें जिसमें विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। कितना है 403, जितना मूल्य आ जाएगा उसमें 403 का गुणा कर देंगे तो उत्तर प्रदेश के समस्त विधायक के मतों का मूल्य आ जाता है। इसी प्रकार से हम सांसदों के मतों का मूल्य निकालते हैं। ये सांसद के या संसद के मतों का मूल्य, इसको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे? उस राज्यों की विधानसभाओं के मतलब भारत राज्य क्षेत्र के, इसे हम सभी लिख सकते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मतों का योग निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल योग बटे संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये आ गया हमारा। कहने का मतलब टोटल सभी राज्यों की, जैसे इस समय 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कि मतों का कुल योग, मतों का कुल योग यहाँ टोटल लिख देते हैं। टोटल का मतलब सभी राज्यों विधानसभा निर्वाचित मतों का मूल्य बटे संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य कितना है, निम्न सदन प्लस उच्च सदन। निम्न सदन में निर्वाचित सदस्य 543 प्लस 233, राज्यसभा में 233, 12 तो चले जाएंगे मनोनीत में, वो तो भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार से टोटल करेंगे सभी विधानसभाओं की सदस्य संख्या प्लस 543 प्लस 233, इस आधार पर जोड़ते हैं तो आ जाता है टोटल प्लस
708 ऐसे जोड़ेंगे तो 776 आएगा। जोड़ लेते हैं, 3 3 6 हो जाएगा, 3 4 7 5 2 7 776 आएगा। इस आधार पर अगर टोटल को हम काउंट करते हैं विधानसभा को मतों की सदस्य संख्या में से विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों मतों का कुल योग बटे 776 ऐसा करते हैं कि एक विधायक के मत का मूल्य 708 आता है। 708 आता है तो एक संसद के मतों का मूल्य 708 वर्तमान में जो स्थिति चल रही है जैसे गणना की जाती है 708 आती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार से एक सांसद के मतों का मूल्य निकाला जाता है, एक विधायक के मतों का मूल्य निकाला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्य में अगर विधानसभा भंग हो गई है या कोई जो उम्मीदवार खड़े हैं, जितने लोग वोट डालने वाले हैं, अगर किसी राज्य की विधानसभा या संसद ही भंग हो तब क्या राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है? ऐसी स्थिति में कि कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है। तो अनुच्छेद 71 हमारा ये कहता है कि आर्टिकल 71 ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव होकर रहेगा। जो समय दिया गया है, जो तारीख निश्चित की गई है, उस तारीख पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव होना ही होना है। अगर एक भी राज्य की विधानसभा या एक राज्य की विधानसभा भंग है या टोटल जितने विधानसभाएं हैं भारत राज्य क्षेत्र में सभी की जो है विधानसभाएं भंग हो या केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं भंग हो या उसके साथ साथ संसद का निम्न सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है वह भी भंग हो, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव रुक नहीं सकता, वह नियत समय पर उसका चुनाव होगा। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि भारत का जो है राष्ट्राध्यक्ष हर हाल में एक होना चाहिए, बिना उसके कोई भी कार्य किया नहीं जा सकता। सारे कार्य और शक्तियाँ उसी में निहित है, कार्यपालिका समय उसी के नाम पर सारा कार्य किया जाता है। इसलिए हमेशा जो है राष्ट्रपति मौजूद होना चाहिए, हमेशा जो है उसको अपने पद पर बना रहना चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति रहे, लेकिन उस पद पर जो है खाली नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं क्योंकि ऐसी अगर सभी सभा विधानसभाएं और लोकसभा भंग होगी तो एक सदन ऐसा है जो अस्थायी सदन है राज्यसभा, वह तो हमेशा रहेगा, उसी से जो है चुनाव करा लिया जाएगा राष्ट्रपति का। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव होकर रहेगा जब नियत समय पर। यह अनुच्छेद 71 में कहा गया है। 71 में और क्या कहा गया है? 71 में ये भी कहा गया है कि तो फर्स्ट द्वितीय में राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग कराएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अगर पूछा जाए परीक्षा में कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है चुनाव आयोग कराता है। लेकिन अगर किसी विवाद में फंस गया वह चुनाव, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर राष्ट्रपति के चुनाव की विवाद की स्थिति में सुनवाई की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सुनवाई के दौरान कम से कम 5 सदस्यों की संविधान पीठ आवश्यक है। उतना 5 सदस्य होने चाहिए। 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठेगी तभी सुनवाई की जाएगी राष्ट्रपति के विवाद की। केवल यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। लेकिन विवाद को लेकर जाएगा कौन? ये भी तो प्रश्न उठता है
कि विवाद जब हो गया तो कौन व्यक्ति जाएगा, हम आप क्या सामान्य जनता भारत के विवाद को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगी या और कोई? तो ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने उम्मीदवार हैं विवाद की स्थिति में वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और जिन्होंने जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला है, निर्वाचित सदस्य चाहे वह विधानसभा के हो चाहे संसद के हो, वही व्यक्ति जो है विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिसको जो उम्मीदवार है और जो चुनाव में जो है वोट डाला है। बाकी कोई व्यक्ति जो है विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को लेकर नहीं जा सकता। हाँ, एक चीज और है कि विवाद की स्थिति में ये नहीं है कि 2 साल बीत जाए तब विवाद उभरे तब जाए सुप्रीम कोर्ट। 30 दिन के अंदर, ये भी बड़ा मायने की चीजें हैं, देख लीजिए। यहाँ विवाद की स्थिति जानना बहुत आवश्यक है कि कौन कौन से लोग हैं जो जाते हैं और कितने दिन के अंदर जो है यह सुप्रीम कोर्ट में विवाद को ले जाना आवश्यक है, इसके बाद मान्य नहीं होगा। इसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 71 में ये बताया गया है कि विवाद की स्थिति में कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोग। चुनाव में भाग लेने वाले लोग कौन? निर्वाचित सदस्य, विधानसभा संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, यही 2 लोग जाएंगे। लेकिन कितने दिन पहले? 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव होने के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाना चाहिए। उम्मीदवार जाएगा तो एकल जा सकता है, जितने उम्मीदवार उसमें से कोई है क्या? सभी। लेकिन चुनाव में भाग लेने वाले लोग कितने लोग जाएंगे? कम से कम 20 लोगों को जाना आवश्यक है। 1 लोगों से काम नहीं चलेगा विवाद की स्थिति में। 20 लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। एक साथ 20 लोग जाकर के मुकदमा दायर करेंगे या दायर करेंगे या विवाद की स्थिति को बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके वह मान्य का 20 लोगों की संख्या होनी चाहिए चुनाव में भाग लेने वाले। उम्मीदवार के रूप में अकेले भी जा सकता है, जितने उम्मीदवार हैं 1 2 3 4 वो भी जा सकते हैं। ये रहा हमारा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा मतगणना कैसे होगी, मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, और विवाद की स्थिति में अगर कोई प्रक्रिया आ रही है, कोई दिक्कत है, यह प्रक्रिया है विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में केवल मामला दायर किया जा सकता है। और एक चीज याद कर लीजिए, हम जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होगा? चुनाव तो निर्वाचन आयोग कराएगा। निर्वाचन आयोग की देखरेख में जो है प्रक्रिया की जाएगी राष्ट्रपति की, लेकिन पीठासीन अधिकारी या चुनाव कराने का जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, किससे नियुक्त किया जाएगा? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी के रूप में
लोकसभा तथा राज्य सभा के महासचिव लोकसभा तथा राज्यसभा के महासचिव को जो है पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। कभी लोकसभा का महासचिव तो कभी राज्यसभा का महासचिव, यही जो है लोकसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा का महासचिव को नियुक्त किया जाता है। चाहे इसको नियुक्त कर दिया जाए, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। इस पर आज का वीडियो बस इतना ही। कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है आप लोगों को समझने में या और कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।